तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स के बारे में बात कर चुके थे। राइट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें से एक सॉलिड स्टेट लेजर और उसमें भी फर्स्ट रूबी लेजर डिस्कस करेंगे। राइट, तो एक बार रिकॉल कर देंगे सॉलिड स्टेट लेजर क्या होते हैं। ऐसे आपको आइडिया होगा कि जिसमें भी हम एक्टिव मीडियम अगर सॉलिड सब्सटेंस यूज करते हैं तो सॉलिड स्टेट लेजर हो जाता है। अगर हम गैसियस यूज करेंगे एक्टिव मीडियम तो वो गैसियस लेजर हो जाएगा। अगर लिक्विड यूज करते हैं तो लिक्विड लेजर हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ active medium we can categorize the different types of lasers, right? Solid, liquid, gas and incandescent laser क्या है, right? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि in solid state laser active centers and active medium like chromium, neodymium, cobalt, titanium etc. are dispersed in a dielectric crystal or glassy material। तो हम इसमें ये सारे जो एक्टिव मीडियम है इसको हम डाइलेक्ट्रिक क्रिस्टल या ग्लासी मटेरियल में उसको हम मिक्स कर देते हैं। The crystal is generally made up of the shape of a rod having reflecting mirrors as points। जो भी हम इस एक्टिव मीडियम को यूज करेंगे किसी लेजर में तो उसके जो शेप होगा वो एक रॉड शेप होगा और वो रॉड का दोनों साइड में मतलब रिफ्लेक्टिंग मिरर जैसे होगा। दोनों जो एंड्स होंगे उस पे वो रिफ्लेक्टिंग मिरर जैसे वो एक्ट करेगा, राइट? So the crystal atoms do not participate in the laser action but act as a host lattice to the active centers। यानी जो उसके क्रिस्टल एटम्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो जस्ट वो होस्ट है। जैसे कि होस्ट है, किसके लिए होस्ट है? इन सारे एक्टिव मीडियम में वो क्रिस्टल एटम होस्ट है, राइट? So the concentration of active centers यानी active medium is just about 1%। यानी कि जो भी हम उसमें एक्टिव मीडियम यूज करते हैं वो अबाउट 1% होता है, राइट? तो इसको बहुत ही डिटेल में जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं उसको एक बार कह सकते हैं कि हम इसमें बॉर्डर करेंगे और उसको एक तरह से हम रिवीजन कर सकते हैं और उन्हीं सारी चीजों को बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करना है। बहुत डिटेल में ऐसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। जो कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो उसको आप प्रीवियस लेक्चर से गो थ्रू जरूर, राइट? तो रूबी लेजर डिस्कस करते हैं। रूबी लेजर इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट लेजर्स, राइट? सो रूबी क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, सैफायर इसको कहते हैं, राइट? एल्युमिनियम बेसिकली जो रूबी क्रिस्टल है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड से और उसका फॉर्मूलेशन है Al2O3 with a small percentage, that means उसकी परसेंटेज कितना होना चाहिए? 0.05% of chromium ion and chromium 3+ replacing aluminum 3+, right? तो यानी कि बेसिकली ये एल्युमिनियम ऑक्साइड से रूबी क्रिस्टल बना होता है, उसमें हमने डोपिंग किसका कर दिया? क्रोमियम की डोपिंग कर दी है, राइट? क्रोमियम आयन की डोपिंग कर दी है एल्युमिनियम को रिप्लेस करके इस सफायर सब्सटेंस में एल्युमिनियम ऑक्साइड में, राइट? एक्टिव मीडियम जो ये यानी कि ये होस्ट था, इस होस्ट में हमने एक एक्टिव मीडियम को क्रोमियम को इसमें ऐड कर दिया, राइट? और उस फिर एक्टिव मीडियम को एक रॉड शेप में हम इसमें रॉड शेप का दोनों साइड जो होगा रिफ्लेक्टिंग मिरर्स जैसे उसके साइड में एंड्स में एक 100% होगा और एक पार्शियली होगा, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये भी चीज हम लोग बहुत कर चुके हैं कि जो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ लेजर में डिस्कस किए थे कि जो रूबी लेजर है वो टीएस मैमन सर ने डिस्कवर किए थे इन 1960। डेमोन्स्ट्रेटेड फर्स्ट लेजर एक्शन बाय यूजिंग रूबी क्रिस्टल, राइट? सो रूबी क्रिस्टल इज फॉर्म बाय एडिंग a small amount of chromium Cr2 chromium oxide Cr2O3 in the melt of highly purified Al2O3, राइट? इस तरह से हम बेसिकली रूबी क्रिस्टल इस तरह से फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि क्रोमियम आयन को हम ऐड करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड में, राइट? ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे उसमें क्रोमियम ऑक्साइड को ऐड कर देते हैं स्मॉल अमाउंट में जो इसमें रहता है, राइट? तो उसमें रिप्लेस रहता है एल्युमिनियम की जगह क्रोमियम आयन जगह लेता है। तो क्रोमियम आयन प्रेजेंट इन द क्रिस्टल इन पार्ट पिंक कलर में, तो क्रोमियम पिंक कलर प्रोवाइड करता है। दीज क्रोमियम आयंस आर रिस्पांसिबल फॉर लेजर एक्शन। शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि इसमें जो एक्टिव मीडियम है दैट इज क्रोमियम, right? And that is active medium generally responsible for laser action. So these ions have a set of free energy labels and hence ruby laser is a free energy label devices. शुरू में different types of energy labels devices lasers पढ़े थे, तो किसके बेसिस पे? एनर्जी लेवल के बेसिस पे पढ़े थे। तो
यहाँ पर जो हम आयंस यूज कर रहे हैं बेसिकली उस एक्टिव मीडियम जो यूज कर रहे हैं वो जो आयंस के बीच में जो एनर्जीज हैं मतलब एनर्जी लेवल्स हैं वो 3 एनर्जी लेवल्स। ऐसे तो एनर्जी लेवल्स इनफाइनाइट होते हैं बट इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेजर एक्शन में इसलिए उसको हम 3 एनर्जी लेवल्स डिवाइसेस कह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये भी आपको क्लियर रखना है कि उस आयंस के इनसाइड में 3 एनर्जी लेवल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेजर एक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज अ 3 लेजर स्कीम सिस्टम, राइट। So a structure that is represented in next page हम डिटेल में भी बात करेंगे। तो ऐसे एक बार आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि इस तरह से इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह से आपको उसको ये तो जस्ट एनर्जी लेवल डायग्राम है 3.022 ये है लेजर का सेटअप यहाँ पर। तो ऐसे में और भी डिटेल पे नेक्स्ट पेज पे आपको डिस्कस करेंगे, राइट। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, राइट। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब पढ़े थे कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लेजर, राइट, तो उसमें हमने यही चीजें डिस्कस किए थे कि उसमें एक्टिव मीडियम होना चाहिए, रेजोनेंट कैविटी होना चाहिए और ऑप्टिकल पंपिंग की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, राइट। तो वही यहाँ पर 3 चीजें बताई गई है, राइट। सो द रूबी लेजर कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, यानी कि कोई भी लेजर होगा तो उसमें 3 पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और ये होना जरूरी है। इसमें कोई भी अगर एक एब्सेंट होता है तो लेजर एक्शन हम गेन नहीं कर सकते हैं, लेजर एक्शन अचीव नहीं कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट इज एक्टिव मटेरियल, ऐसे डिटेल में बहुत बॉदर कर रखे हैं। पार्टिकुलर हम लेजर में जब डिस्कस करेंगे तो उसको जरूर बॉदर करेंगे कि उसमें हमने किस मटेरियल को यूज कर रखे हैं, उसका किसका कितना डायमेंशन यूज कर रखे हैं और रेजोनेंट कैविटी क्या होता है, ऑप्टिकल पंपिंग किस तरह का हमने यूज कर रखा है पार्टिकुलर लेजर में, राइट। सो बेसिकली इट इज अ सिलिंड्रिकल रॉड, जो रूबी क्रिस्टल है जो कि हमने शुरू में ही बोले कि वो रॉड शेप में यूज करते हैं, राइट। और रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस दोनों एंड्स पे होते हैं, राइट। और दोनों एंड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ऐसा नहीं कि रॉड तो किसी भी शेप में हो सकता है, राइट। तो बिल्कुल वो स्ट्रेट होगा। इट इज a cylindrical rod having length and diameter of the order of 2 centimeter to 25 centimeter and diameter कितना है, ये लेंथ होगा 2 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक का लेंथ हो सकता है, राइट। उस रूबी क्रिस्टल जो हम रूबी रॉड की बात कर रहे हैं उसका ये लेंथ की बात हो रही है। अब उसकी डायमीटर कितना हो सकता है, 0.5 सेंटीमीटर to 2 सेंटीमीटर तक उसका डायमीटर हो सकता है, राइट। यानी कि ये जो हम रॉड की बात की है तो ये इसका लेंथ कितना हो सकता है, 2 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर हो सकता है और इसका जो ये डायमेंशन है, ये जो डायमीटर है, ये फ्रंट पोर्शन है, इसमें भी 0.5 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, ये 0.5 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर हो सकता है। ये जो लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर हो सकता है, राइट। सो द एंड्स ऑफ द रॉड आर मेड पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे के ये जो एंड्स हैं ये क्या होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, राइट। तो ये तो हुई बात एक्टिव मटेरियल के बारे में। रेजोनेंट कैविटी की बात करते हैं। द एंड्स ऑफ रूबी क्रिस्टल रॉड आर ग्राउंडेड एंड पॉलिश्ड सच दैट दे आर एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रॉड। एक तो हम इसको पॉलिश कर देते हैं और एक्सिस इसी एक्सिस में है, ये एक्सिस की बात करते हैं, उसी के एक्सिस के पैरेलल में होना चाहिए। Both ends are silvered in such a manner that one having 100% reflection and other having 10% transmission, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक तो completely मतलब क्या होना, रिफ्लेक्टर हो, राइट, यानी 100% रिफ्लेक्टर हो और ये पार्शियली रिफ्लेक्टर हो, पार्शियली यानी कि उसमें से कुछ ट्रांसमिशन हो सकता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर उसकी परसेंटेज भी कह दे कि 10% ट्रांसमिशन हो सकता है। अब इन्हीं सब चीजों को पंपिंग को डिस्कस करके और फिर मैं ये आपको बताता हूँ। तो इसमें ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम यूज करते हैं, राइट। तो ये सारा कुछ आपको रिमाइंड हो रहा होगा कि हम किस चीज के बारे में बॉदर कर रहे हैं और जो चीजें पहले हम लोग पढ़ सकते हैं उन्हीं सारी चीजों का यूटिलाइज यहाँ पर कर रहे हैं। So optical pumping system. So the ruby rod is surrounded by a helical xenon discharge tube.
अब पहले बात कर लेते हैं यहाँ थोड़ा डायग्राम को साथ में साथ। तो ये रूबी रॉड है, ये जो ये रूबी रॉड आप यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। और ये टोटली रिफ्लेक्टिंग फेसेस है, ब्लैक दिखा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे मार्क करके पार्शियली सिल्वर्ड है, इसको पॉलिश कर रखे हैं। और ये पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल है, और इसके जो फेसेस है ये परपेंडिकुलर है एक्सिस के, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखना। उस रूबी रॉड पे क्या कर रखा है, जेनॉन फ्लैश, जेनॉन डिस्चार्ज ट्यूब हेलिकल शेप में उसके क्या कर रहा है, वाउंड कर रखा है, सराउंड कर रखा है। So to achieve population inversion in the active centers, in the active mediums, optical pumping system supplied energy. Basically क्या करता है pumping system? It provide energy, right, to achieve the population inversion. ये हमने बॉर्डर कर रखे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर optical pumping यूज करते हैं. So a part of pump energy is used to excite the atoms. The rest part of that is used to generate heat. So cooling is required to transfer the heat, and the system is cooled with the help of coolant circulating water circulating around the DV rod. अब इसमें सारा कुछ देख लीजिए अब एक बार, जो भी यहाँ पर कूलिंग सिस्टम है। तो ये ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब में ही इसको रखा गया है, इस रूबी क्रिस्टल को, राइट। और ये फ्लैश लैम्प है, जेनॉन फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब है हेलिकल शेप में। रूबी रॉड ये बॉर्डर कर दिया, राइट। और टोटली रिफ्लेक्टिंग फेसेस, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग फेसेस बता दिया। और कूलिंग सिस्टम यहाँ पर कूल्ड हम एयर यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, या तो यहाँ पर जैसे डायग्राम में इधर से इंटर कराया जा रहा है, यहाँ से आउटलेट किया जा रहा है। तो जो एनर्जी यहाँ से हमने पंपिंग के थ्रू ये पावर सोर्स जो दिया गया है इसको, जेनॉन फ्लैश लैम्प के लिए एनर्जी सोर्स है, ये एनर्जी इसको प्रोवाइड करेगा। जेनॉन फ्लैश लैम्प को डिस्चार्ज होगा तो इसमें से फ्लैश निकलेगा, और फिर वो एनर्जी उस रूबी क्रिस्टल पे इंसिडेंट होगा, और फिर उस एनर्जी को जो क्रोमियम आयन है वो ग्राउंड स्टेट में जो अवेलेबल है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और बाकी आपको मालूम है कि एब्जॉर्प्शन होगा, इमिशन होगा। इमिशन में दो तरह के इमिशन हो सकता है। इन बिटवीन पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात करेंगे हम लोग, राइट। तो ये सारी कहानी हम लोग वर्किंग में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम इसको, क्योंकि इसमें जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सारे के सारे एनर्जी उसमें जस्ट एक्साइट करने के लिए नहीं यूज हो पाती है, उसका कुछ पार्ट एक्साइटेशन के लिए यूज होती है, और कुछ जो पार्ट नहीं यूज हो पाती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हीटिंग हो जाएगा सिस्टम में, लेजर सिस्टम में। तो उसको कूल करने के लिए इसमें से एयर का वाटर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं, सो दैट वो उस ग्लास ट्यूब को वो कूल करके रखे, मतलब एक टेम्परेचर मेंटेन रहने से वो बात हो जाएगा, राइट। तो इसको वर्किंग में और भी डिटेल में हम फॉलो करते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर कंसंट्रेट होकर के समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आना है। और ये देखिए कि मतलब पूरे में लेजर की बात करता हूँ, आप कोई भी टॉपिक पढ़ें टाइप्स ऑफ लेजर में, ये चीज तभी समझ में आना है जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हो, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्या कर सकते हैं, जो भी अभी तक हमने पढ़ रखे हैं, अगर वो हम पढ़ते हैं उसको समझ जाते हैं तभी ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं तो बिल्कुल लर्न आउट करना पड़ेगा आपको। तो बहुत ही सिंपल है, अगर थोड़ा सा टाइम अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये समझ में आ सकती है आपको। देखिए अब यहाँ पर हमने एनर्जी लेवल डायग्राम रिप्रेजेंट कर रखे हैं, और एक इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है क्रोमियम इन रूबी लेजर। क्रोमियम क्या था, क्रोमियम आयन हमने एक्टिव मीडियम के फॉर्म में यूज कर रखे थे, राइट। तो क्रोमियम के हम 3 एनर्जी लेवल को ही इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल है, बट वो केवल 3 एनर्जी लेवल जो एक्टिव है उसमें मतलब पार्टिसिपेट करे लेजिंग एक्शन में, इसलिए हम उसको 3 एनर्जी लेवल को बॉर्डर कर रहे हैं, राइट। So there are 2 wide energy bands, E3 and E3 dash. यहाँ पर E3 मतलब basically this is the absorption bands, different energy bands है। ये ground state यानी lower energy levels या lower energy bands कह सकते हैं क्रोमियम का, E1, E2, E3, right। तो ये absorption bands है। absorption bands के में highly energy states है, तो उसको हम absorption bands कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट से, जब हम ग्राउंड स्टेट में जब एनर्जी इंसिडेंट करेंगे तो वो उसमें जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है, एटॉमिक सिस्टम प्रेजेंट है, उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, राइट। सो देयर आर 2 वाइड एनर्जी बैंड्स, राइट, एंड क्लोजली स्पेस्ड लेवल एट E2, राइट। E2 के क्रॉस ही है, राइट। E2 के
nearby है. When energy is supplied to ruby rod to optical pumping, right? ये अब आपको इमेजिनेशन करना है कि अब सर्किट डायग्राम जो अभी हमने वहाँ पर प्रेजेंट कर रखे हैं, जैसे ही हमने उसको स्विच किया तो जेनॉन फ्लैश लैंप जो है वो जेनॉन फ्लैश लैंप क्या करेगा, जेनॉन डिस्चार्ज ट्यूब क्या करेगा, उसमें जब हमने एनर्जी दिया तो वो डिस्चार्ज होगा. उसमें जो गैसियस सिस्टम है, जेनॉन है, राइट, तो वो डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, लाइट इमिट करेगा, राइट. तो लाइट इमिट करेगा तो वो फ्लैश उस रूबी रॉड पे इंसिडेंट होगा, राइट. तो उसको हमने रूबी रॉड को, और रूबी रॉड में क्या है, क्रोमियम है, क्रोमियम जो कि ग्राउंड स्टेट में. तो एनर्जी सप्लाई टू रूबी रॉड थ्रू ऑप्टिकल पंपिंग. तो ये एक सेंटेंस में कम से कम 10 लाइनों की बात बताई गई है. तो ये आपको समझ में आना चाहिए, बार बार बॉदर कर रहा हूँ, राइट. So the ground state chromium ion absorb light and excite through two pump bands. यानी कि यहाँ पर जो क्रोमियम आयन्स ग्राउंड स्टेट में अवेलेबल है, जो एनर्जी हमने जेनॉन फ्लैश लैंप के थ्रू प्रोवाइड किए थे, वो क्या किए, उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लिए, और एब्जॉर्ब करके अब वो ग्राउंड स्टेट में तो रहेगा नहीं, क्या करेगा, वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचना. तो वो क्रोमियम आयन अब एक्साइट हो जाएगा, एक्साइटेड बैंड्स में जो हाई एनर्जी लेवल्स है वो उसमें मूव कर जाना है, राइट. So these bands are centered at 0.42 micrometer violet and 0.55 micrometer green. तो ये डिफरेंट उसके मतलब यहाँ पर जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो डिफरेंट वेवलेंथ है, तो उसके फिर एनर्जी लेवल की माइनस का डिफरेंट ही होगा, राइट. तो ये जो वेवलेंथ है तो 0.42 माइक्रोमीटर है और ये है 0.55 माइक्रोमीटर. तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आप इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, राइट. सो ईच बैंड इज अबाउट 1000 एंगस्ट्रॉम वेट, right. Atoms or ions you can say excited to each energy bands have a very small lifetime. पहले से ही मालूम है कि कोई भी एक्साइट करेगा एटम तो कहाँ पर जाएगा, वो हाईली एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में वो रीच करेगा, राइट. एंड उस एक्साइटेड स्टेट की लाइफ टाइम कितनी होती है, 10⁻⁻8 सेकेंड होती है, और उस पार्टिकुलर टाइम के बाद वो स्पॉन्टेनियसली डिके होगा ही होगा. ऐसा नहीं कि उसके बाद सिफारिश चल जाएगी, सिफारिश वहां पर कोई भी नहीं चलेगी, उस टाइम के बाद वो स्पॉन्टेनियसली डिके करेगा. सो एंड स्पॉन्टेनियसली अंडरगो अ ट्रांजिशन टू द मेटास्टेबल स्टेट. मेटास्टेबल स्टेट के बारे में हमने बॉदर कर रखा है कि ऐसे स्टेट उसी एनर्जी लेवल्स में जो कि लाइफ टाइम ज्यादा रखता है, राइट. उस एनर्जी लेवल्स को हम मेटास्टेबल स्टेट या मेटा एनर्जी लेवल्स कह सकते हैं, राइट. तो जो एक्साइटेड स्टेट से यहाँ पर जो क्रोमियम आयन ट्रांजिशन कर रहा है, राइट, तो दैट विल बी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, और वी कैन से स्पॉन्टेनियसली ट्रांजिशन, मतलब अपने आप उस टाइम के बाद लाइफ टाइम कंप्लीट किया और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन करके, यानी कि रेडिएशन इसमें जो इमिट हुआ उसको हम कहीं पर यूज नहीं कर पा रहे हैं, राइट. उसको जस्ट वो एनर्जी वो हीट के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है, उसमें हीट में कन्वर्ट हो रही है, राइट. ये उसका मतलब है, right. As the lifetime in metastable state it is very high, that is 10⁻³ सेकेंड. ये हमें पढ़ने पड़ रखे हैं, राइट, बहुत डिटेल में कि मेटास्टेबल स्टेट में क्या होता है, लाइफ टाइम 10⁻³ यानी कि मोर देन 10,000 लाइफ टाइम होता है एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट, राइट. यानी कि यहाँ पर एटम ज्यादा टाइम स्टे कर सकता है, right. So as the lifetime in metastability is very high, so the atoms, or you can say ions, they stay over there for a longer time, which causes the basic condition of population inversion. What is the population inversion? Population inversion is the condition for achieving laser. That means if the number of atoms in metastable state is more as compared to atoms in the ground state, this condition is known as पॉपुलेशन इन्वर्जन, राइट. मतलब कि हमने कह दिया कि n2 ग्रेटर देन n1. नॉर्मल कंडीशन में हम कह रहे थे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्राउंड स्टेट में एटम होते हैं, राइट. लेकिन ये तो एटम ऐसे एक्साइट होकर के एनर्जी यहाँ पर फ्लैश इंसिडेंट हो रही है, एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, एक्साइट होकर के एटम यहाँ पर चले गए एक्साइटेड स्टेट में, राइट. और फिर यहाँ से स्पॉन्टेनियसली वो आ रहे हैं, राइट. और फिर यहाँ पर सारा के सारा एटम ये स्टे करने लग रहे हैं, राइट. तो एक पार्टिकुलर टाइम पे ऐसा होगा कि यहाँ पर एटम्स की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू पॉपुलेशन इन द मेटास्टेबल स्टेट. यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी,
यानी कि n2 greater than n1 and that is called population inversion। यानी कि inversion का मतलब कि उल्टा, पहले था n1 greater than n2 नॉर्मल कंडीशन में जब हम उस सब्सटेंस को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, और जैसे ही हमने उस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड किया, एक्टिव मीडियम को एनर्जी प्रोवाइड किए, तो हुआ क्या, एनर्जी उसका पॉपुलेशन में इन्वर्जन हो गया, जस्ट उल्टा हो गया, n2 greater than n1, right? But it is to remember that in the first instance under normal population condition, that is n1 greater than n2, the decay from E2 to E1 is of a spontaneous emission, right? Which produces incoherent radiation with the peak near to 6943 angstrom। अब साथ ही साथ आपको अब रिमाइंड करना पड़ेगा प्रीवियस जो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम, ऐसे आप इस चीज को एक बार बहुत ही केयरफुली देख लें कि होगा क्या कि ये तो हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को तो बॉदर कर लिया यहाँ पर। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पर हो गया, अब ऐसा तो है ना कि 10⁻³ सेकंड के बाद भी यहाँ पर एटम स्टे कर सकता है? नो, यहाँ भी सिफारिश नहीं चलनी है, यहाँ भी ये फिजिक्स ही चलना है कि इस टाइम के बाद कोई ना कोई एटम क्या करेगा, स्पॉन्टेनियसली डिके हो जाएगा। यानी कि हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो एटम यहाँ से पहले ट्रांजिशन किया उसकी लाइफ टाइम पहले कंप्लीट हो जाएगी, तो वो ये स्पॉन्टेनियसली यहाँ पर डिके हो जाएगा। तो उस स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होगा, फोटोन इमिट करेगा, क्योंकि वो फोटोन रैंडम हो सकता है, यानी कि इनकोहेरेंट हो सकता है। तो वो होगा क्या, अब इसमें हम एक्चुअली यहाँ पर जो मैटर लिखा है उसको भी मेरे को डिस्कस करना है, ऐसे तो मैं ये समझा सकता हूँ, राइट, बट ठीक है कि इसको आपको लिखना भी है एग्जामिनेशन में, तो उसको बॉदर करते हैं। So once pumping energy crosses a critical threshold under intense excitation condition, population inversion is achieved in metastable state E2 with respect to state 1। वही मैंने बताया कि कुछ टाइम के बाद तो पॉपुलेशन इन्वर्जन तो हो ही जाएगा। Under such a condition, stimulated emission process is preferred over spontaneous emission। As such, a spontaneous emitted photon ever present traveling parallel to the axis of Ruby rod। यानी कि जो मेटास्टेबल स्टेट से जो ग्राउंड स्टेट में फोटोन स्पॉन्टेनियसली डिके होगा 10⁻³ सेकंड कंप्लीट करने के बाद, राइट, 10⁻³ सेकंड कंप्लीट करने के बाद तो स्पॉन्टेनियसली डिके हो रहा है, और ये फोटोन इमिट हुआ तो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसी रूबी रॉड में प्रेजेंट है, राइट। तो वो ट्रैवलिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रूबी रॉड, उसी रूबी रॉड में क्या करेगा, वो बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा, इसी में फोटोन बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। सो एंड दैट will trigger the stimulated emission, that means a must condition for laser action। देखिए लेजर का फुल फॉर्म ही होता है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation, लेजर, राइट, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation। किसी भी लाइट को जो लाइट हमने एनर्जी प्रोवाइड किया, यानी कि स्टिमुलेटेड इमिशन के प्रोसेस के थ्रू हम रेडिएशन को एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, राइट। तो यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बातें कही गई हैं, और आप ही अगर कंसंट्रेट होकर के समझे तो ये समझ में आ सकते हैं आपको, राइट। So actually a spontaneously emitted photon reflects back and forth by reflecting surface through the medium until it triggers the process of stimulated emission in an excited chromium ion। हमें मालूम है कि यहाँ पर एक्साइटेड क्रोमियम आयन प्रेजेंट है मेटास्टेबल स्टेट्स में। एक फोटोन नीचे आ गया, और ये जो फोटोन है उस सिस्टम में ही क्या कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहे हैं, राइट। तो बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, तो ये फोटोन किसी न किसी टाइम पे क्या करेगा, इससे कोलिजन करके इस एटॉमिक सिस्टम से इस जो एक्साइटेड स्टेट में कोलिजन करके ये उसको एक्साइट कर सकता है, यानी स्टिमुलेट कर सकता है उस एटॉमिक सिस्टम को, और फिर दूसरे एटम्स को ग्राउंड स्टेट में वो ला सकता है। तो इसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। इसी को कहते हैं कि हमने एक्सटर्नल फोटोन अगर हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो स्टिमुलेटेड इमिशन होगा, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली ये फोटोन है और दैट विल इंटरेक्ट विद दिस सिस्टम,
right? This chromium ion in excited state, that means metastable state, right? So if the stimulated emitted photon is in phase, ये बहुत ही important पैराग्राफ है कि लेजर अब तभी मिलना है जब वो फोटोन जो स्पॉन्टेनियस इमिटेड प्रोसेस में जो फोटोन इमिटेड हुआ था वो अगर photon stimulate, if the stimulated photon is in phase with the photon which causes its emission, ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जो स्टिमुलेटेड, ये तो फोटोन था जो यहाँ पर बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा था उस रूबी रॉड के इनसाइड में, राइट? और फिर उसने इसको दूसरे एटॉमिक सिस्टम को स्टिमुलेट किया, तो यहाँ से क्या होगा, ये एटम ग्राउंड स्टेट में आएगा और स्टिमुलेट होकर के एक फोटोन इमिट किया, राइट? तो यहाँ पर दो फोटोन की हम बात करने लगेंगे। अब देखिए कि अगर ये स्टिमुलेटेड फोटोन क्या होगा, अगर वो फेज में होगा, सेम फेज में होगा किसके, जिसकी वजह से ये इमिट हुआ था फोटोन, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस फोटोन था, ये दोनों फोटोन अगर सेम फेज में होंगे तो क्या होगा, देन प्रोसेस ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन विल स्टार्ट, राइट? यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी एनर्जी कितनी थी, h थी, पहले वाले की भी h थी, तो यानी मल्टीप्लाई होने लगा, यानी कि लाइट एम्प्लीफाई होने लगा। अगर वो फेज में नहीं होगा तो क्या होगा, वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। जस्ट सिंपल, if the photon is not in phase, it will lost somewhere in the medium and wait for next photon to start the process, right? अगर मान लीजिए इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरे प्रोसेस के लिए वेट करना पड़ेगा उसको, राइट? जनरली ये सारा कुछ स्कीम इनसाइड द सिस्टम ये चलता रहता है। The transition from E2, that is metastable state, to E1 is a laser transition, right? And the laser beam will emitted through the end of the cavity having parallel reflection, right? ये आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, टाइम लिमिट हो गया, इसको इसमें कंप्लीट करना था। तो यहाँ पर हमें 6943 एंगस्ट्रॉम का लेजर यहाँ पर मिल रहा है, राइट? तो ये मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमें लेजर बीम ये रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट? और भी इसको हम जो कंस्ट्रक्शंस में डिस्कस किए थे उससे भी और डिटेल में इसको बॉर्डर कर सकते हैं, राइट? तो इसके आगे हम बॉर्डर करते हैं। So a strong coherent beam 6943 angstrom is emitted, and UV laser operates in a pulse mode because it supply energy in form short flashes or pulses। जिन्होंने फ्लैश लैंप है तो उसमें देख रखे हैं एक कैपेसिटर लगा है जो कि एक बार चार्ज होगा एक बार डिस्चार्ज होगा, राइट? तो फ्लैश के फॉर्म में हम उस रूबी रॉड को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो बहुत ही फास्ट हम इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस की और यूजेस की बात कर लेते हैं, तो दैट इसी लेक्चर में आप इसको समझ लेंगे, राइट? इसको बार बार आप इसको पढ़ें और किसी भी एक लेजर को आपने समझ लिए, इवन आपको कंसेप्ट क्लियर है तो किसी एक भी लेजर को आपने अगर समझ लिए तो आपको सारा का सारा बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, राइट? बहुत ही सिंपल है, राइट? इसमें लिखा है ना स्पाइकिंग इन रूबी लेजर, इसको आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं। ये मैटर कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया। So what is the advantage of this UV laser? So it has high energy storage capability, right? And its output power is large. And the third is the UV laser has efficiency of 0.1 to 1%, but it can be greatly increased by using cylindrical mirror, यानी कि इसकी efficiency को हम ऐसे increase कर सकते हैं, but generally 0.1 to 1% इसकी efficiency होती है, that depends upon the dimension of the UV crystal that is used in the construction, right? So the spreading wavelength of output laser beam is very narrow. It means light is more monochromatic, right? क्योंकि हमने 6943 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ का हम वहाँ पर फोटॉन्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो उसकी स्प्रेडिंग होगी वो बहुत ही कम होगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो नैरो होगा, यानी कि वो नैरो होगा, यानी कि जो वेट से जिसकी बात करते हैं ना वो कम होगा, और नैरो होगा तो वेट उसका कम होगा, यानी कि वो मोर मोनोक्रोमैटिक होगा, राइट? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग इज
disadvantage of this Ruby laser. The first disadvantage, it operates in pulsed mode, यानी कि हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में वो नहीं मिलना है और पल्स मोड में हमें आउटपुट मिलना है, राइट? So this is the disadvantage of this Ruby laser. So as it is three-level laser devices, so large amount of energy is required to achieve population inversion. So generally three-level laser devices में जो हम population inversion के लिए energy provide करते हैं वो ज़्यादा require होती है. That is also a disadvantage. Third disadvantage, crystal defects or imperfection greatly affects the characteristics of Ruby laser. जो भी हमने डिस्कस किया, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स उसका Ruby laser का है, उसको क्या इफेक्ट कर सकता है? क्रिस्टल में डिफेक्ट्स अगर होगा, डिफेक्ट्स आपने संरचना में पढ़ रखे हैं, या फिर हम उसको इम्परफेक्शंस कह सकते हैं, यानी कि प्रॉपर लोकेशन अगर एटम्स का नहीं होगा, उसमें आयंस का नहीं होगा क्रिस्टल में, तो उसको हम कह सकते हैं कि उसमें डिफेक्ट्स हैं, फ्रैक्चर है, या फिर हम कह सकते हैं इम्परफेक्शन है, राइट? तो उसकी वजह से रूबी लेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो सकती है. Last one is during laser action, as only a part of pumping energy utilized for achieving population inversion, and rest of it is wasted in the form of heat, so a frequently cooling process is needed, right? तो अगर complete energy यूज हो जाता है, cooling system की requirement नहीं होती क्योंकि वो heat उसमें प्रोड्यूस नहीं होता है. तो जनरली हम कहाँ पर यूज करते हैं, राइट? ऐसे आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ दिस लेजर्स, राइट? फिर भी यहाँ पर हम इंडिविजुअली इसको बॉदर कर देते हैं. इट इज यूज्ड इन होलोग्राफी, इट इज यूज्ड इन इंटरफेरोमेट्री, right? And third one is measure electron density, and we can also measure the temperature of plasma with the help of this Ruby laser. So Ruby laser can be also used to remove tattoos and other skin lesions resulting from excess melanin, right? तो आप देखें हमें कि कहीं पर अगर आप जाते हैं अच्छे से सैलून में या तो कहीं पर, तो वो लोग के पास ये रूबी लेजर रहता है जो कि पल्सेस, शॉर्ट पल्सेस प्रोवाइड करता है, तो उससे वो टैटू से रिमूव करते हैं. इवन मोल्स जो रहते हैं उसको भी ये रिमूव कर देते हैं विद इन अ सेकेंड, राइट? जस्ट इस पे 2-3 सेकंड के लिए उस पे स्ट्राइक करते हैं उस लेजर लाइट को और वो उसको डैमेज कर देता है, राइट? उस दिन में वो रिमूव हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि वहाँ पर कुछ ऐसा था, राइट? So this is all about this Ruby laser. That is one of the example of solid state laser. In the next lecture, we will discuss about next solid state laser, that is NdF laser, neodymium, ytterbium, aluminum graphite. तो इसको आई होप कि आपको समझ में आया होगा. इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. कोई क्वेश्चन है तो अभी आप क्वेश्चन और में पूछ सकते हैं, राइट?